प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीएससी थर्ड ईयर के सब्जेक्ट बॉटनी की आज की क्लास में। ये क्लास गायत्री कॉलेज सांचौर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन क्लासेस कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित हो रही है। हमारा आज का टॉपिक है मिनरल अपटेक, अर्थात खनिज लवणों का अवशोषण कैसे किया जाता है। पादपों में जैसा कि हमें सामान्य जानकारी है कि जड़ के द्वारा जल के साथ विभिन्न खनिज लवण अथवा पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है। तो ये प्रोसेस कैसे होती है, कौन कौन से सिद्धांत है और विभिन्न प्रकार के खनिज पोषकों का अवशोषण किस प्रकार से होता है इत्यादि के बारे में हम आज इस टॉपिक के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। मिनरल अपटेक एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसको छोटे छोटे टॉपिक के अंतर्गत विभाजित करके पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक आज का, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि मृदा में विभिन्न पोषक तत्व किस रूप में पाए जाते हैं और इनका अवशोषण कैसे कैसे हो सकता है। दूसरे लेक्चर के अंतर्गत पढ़ेंगे कि मिनरल अपटेक से संबंधित विभिन्न प्रकार के सिद्धांत कौन कौन से, और अन्य वीडियोज के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे कि मिनरल अपटेक की क्रियाविधि कैसे होती है। इससे पहले हमने मिनरल न्यूट्रिशन नामक टॉपिक के माध्यम से ये समझा था कि मृदा के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों में से कौन से तत्व पादप की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, वो आवश्यक क्यों हैं, उनकी न्यूनता से कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, पादप में क्या कार्य करते हैं इत्यादि से संबंधित जानकारी प्राप्त की थी। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का अपना टॉपिक। मृदा में विभिन्न खनिज लवण एक विलयन के रूप में पाए जाते हैं। उसी विलयन प्रारूप को सॉइल सॉल्यूशन कहते हैं। इस सॉइल सॉल्यूशन में एबायोटिक, बायोटिक और केमिकल पाए जाते हैं। एबायोटिक घटक भी होंगे, एबायोटिक भौतिक घटक, जैविक घटक और रासायनिक यौगिक पाए जाते हैं। और इन विभिन्न प्रकार के पदार्थ की तीनों अवस्था, ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इसीलिए इस स्थिति के कारण विलयन होता है वो पूर्ण रूप से विषमांगी प्रकार का अथवा हेटेरोजीनियस प्रकार का होता है। इसमें से सॉलिड प्रकार के कंपाउंड होते हैं जो लवण प्रारूप में पाए जाते हैं, पादपों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो इस सॉइल सॉल्यूशन में सभी आवश्यक पोषक तत्व विभिन्न प्रकार के लवण प्रारूप में पाए जाते हैं। मिनरल और उसकी अवेलेबिलिटी कैसी होती है, मृदा के अंतर्गत किस प्रारूप में पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मृदा का कण और इस कण के चारों तरफ विभिन्न प्रकार के आयंस या यौगिक दृढ़ता के साथ में या ढीले आबंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार की बनी हुई स्ट्रक्चर को मिसेल कहते हैं। ये एक सूक्ष्म कणिकीय संरचना है। इस मृदा कण के चारों तरफ क्या क्या पाया जा सकता है, अमोनियम आयन, मैग्नीशियम अर्थात धन आयन और ऋण आयन जैसे सल्फाइड, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, नाइट्रेट और धनायन के रूप में पोटेशियम आयन, अमोनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फेरिक जैसे आयन्स पाए जाते हैं। ये दो कंडीशन से जुड़े होंगे, या तो जुड़े होंगे ढीले आबंध के द्वारा या दृढ़ आबंध के द्वारा। इसमें से ढीले आबंध द्वारा जुड़े हुए आयन आसानी से मृदा सतह को छोड़ करके विलयन के अंतर्गत प्रवेशित हो जाते हैं और पादपों को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ आयन जैसे पोटेशियम, जो कि मृदा की कणों से
बहुत मजबूती से या दृढ़ता से जुड़ा हुआ होता है, अधिशोषित होता है, जिसके कारण ये निक्षालन अवस्था के अंतर्गत भी इस मृदा कण की सतह को नहीं छोड़ता। निक्षालन क्या होता है कि जैसे ऊपरी सतह पर जल की अधिकता होती है तो जल धीरे धीरे मृदा के द्वारा अवशोषित होना प्रारंभ होता है और इसकी निचली सतह पर गमन कर देता है। उस दौरान उस मृदा कणों के साथ में जुड़े हुए विभिन्न आयन विलयन प्रारूप में जल के साथ में निष्कासित हो जाता है, निक्षालन कहता है। लेकिन पोटेशियम आयन अभी भी मृदा कणों के साथ में पूर्ण रूप से जुड़े हुए होते हैं। तो धन आयन और ऋण आयन दोनों ही विनिमय होते हैं। विनिमय का होता है ट्रांसफर होंगे। सामान्य तौर पर धन आयन अधिक ट्रांसफर होते हैं ऋण आयन की अपेक्षा। जल के अपघटन के फलस्वरूप दो प्रकार के आयन बनते हैं, धन आयन और जिसे प्रोटॉन कहते हैं और OH हाइड्रोक्सिल आयन। धन आयन को धन आयन से एक्सचेंज किया जाता है तो प्रोटॉन एक्सचेंज करेगा, और ऋण आयन को हाइड्रोक्सिल आयन के द्वारा एक्सचेंज किया जाता है। इसको एक्सचेंज मेथड के नाम से जानते हैं। तो दृढ़ता से आबंधित होने वाले आयन्स ही एक्सचेंज मेथड के द्वारा एक्सचेंज होकर के सॉइल सॉल्यूशन के अंतर्गत आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम आयन मृदा के कण के साथ में दृढ़ता से जुड़ा हुआ होता है, तो ये मृदा विलयन में उपस्थित या सॉइल सॉल्यूशन में प्रेजेंट प्रोटॉन के द्वारा एक्सचेंज होता है। तो इसके स्थान में क्या होगा, इस पोटेशियम आयन के स्थान पर प्रोटॉन आ जाता है और प्रोटॉन प्रतिस्थापित होकर के मृदा विलयन के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, जहाँ से पौधे उसको अवशोषित करते हैं। किसी धनायन के द्वारा किसी धनायन के प्रतिस्थापन की कैपेसिटी को कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार का यदि कोई ऋण आयन है, फॉर एग्जांपल Cl अधिशोषित है, तो वो OH आयन के द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित हो जाता है। लेकिन धनायन की अपेक्षा ऋण आयन मृदा कणों की सतह पर दुर्बलता से अधिशोषित रहते हैं, इसलिए उसको विनिमय की आवश्यकता नहीं होती, आसानी से वो प्रतिस्थापित हो जाता है। नाइट्रेट और क्लोराइड जैसे ऋण आयन आसानी से प्रतिस्थापित हो जाता है। इसमें से नाइट्रेट होता है वो सबसे अधिक गतिमान अवस्था में पाया जाता है, आसानी से प्रतिस्थापित हो जाता है, आसानी से जल के साथ में बह करके ट्रांसफर हो जाता है। तो ऋण आयन के संदर्भ में नाइट्रेट और क्लोराइड तो जुड़े हुए हैं, लेकिन फॉस्फेट होता है वो एल्यूमिनियम अथवा फेरिक आयन के साथ में यौगिक रूप में, जैसे एल्यूमिनियम फॉस्फेट अथवा फेरिक फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। और ऋण आयन का एक्सचेंज या विनिमय किसके द्वारा होगा, OH के द्वारा, हाइड्रोक्सिल आयन के द्वारा, जबकि धनायन का प्रोटॉन के द्वारा। यदि किसी सतह पर मृदा कणों की सतह पर विभिन्न प्रकार के धनायन जैसे पोटेशियम और सोडियम ये एक संयोजी आयन है, जबकि कैल्शियम मैग्नीशियम द्विसंयोजी आयन कहलाते हैं, एल्यूमिनियम फेरिक ये त्रिसंयोजी कहलाते हैं, तो किसका एक्सचेंज सबसे ज़्यादा होगा, तो पोटेशियम और सोडियम आयन का विनिमय और एक्सचेंज द्विसंयोजी और बहुसंयोजी आयनों की अपेक्षा अधिक सरलता से होता है। तो सबसे ज़्यादा सरलता से किसका होगा, पोटेशियम का होगा, किसकी बजाय कैल्शियम का। मृदा कणों की सतह पर कैल्शियम भी अधिशोषित है, पोटेशियम भी है, तो कौन एक्सचेंज अधिक होगा, पोटेशियम होगा। नेचुरल बात होती है। मृदा के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आयन 3 प्रारूप से पाए जाते हैं, या तो वो विलयन प्रारूप में रहेंगे अथवा मृदा कणों की सतह पर अधिशोषित अवस्था में पाए जाते हैं, या फिर वो कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं। सॉल्यूशन और अधिशोषित की अपेक्षा कुछ तत्व अन्य तत्वों के साथ में या कुछ आयन दूसरे आयन के साथ में मिल करके कंपाउंड का निर्माण कर देता है। पादप उन्हीं कंपाउंड प्रारूप या लवण प्रारूप में पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉस्फेट है, वो एल्यूमिनियम के साथ में संयोजित होकर के क्या बना देता है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्व किस प्रकार से किस रूप में उपस्थित होते हैं, इसके बारे में हमने सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम
डिस्कस करेंगे कि कौन सा भाग इन खनिज पोषकों का अवशोषण करता है और उनकी सतह कौन सी होती है। पादप में रूट वो स्ट्रक्चर होती है जो जल के साथ साथ विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। तो ये फाइनली विभिन्न प्रयोगों द्वारा सत्यापित हो चुका है कि जड़ ही खनिज लवणों का अवशोषण करती है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में जब मृदा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तब विभिन्न प्रकार के यौगिकों के सॉल्यूशन बना करके यदि प्लांट के ऊपर स्प्रे किया जाता है तो कुछ मिनरल्स हैं वो लीफ के द्वारा भी अवशोषित हो जाती है। लेकिन वो केवल और केवल उसी कंडीशन में होता है जब मृदा में तत्वों की कमी हो जाती है और हम उसको आर्टिफिशियल रूप से सॉल्यूशन में देते हैं। अन्यथा नेचुरल कंडीशन में रूट ही वो एक अंग है जो खनिज लवणों का अवशोषण करता है। तो एब्जॉर्प्शन होता है वो 100% रूट से ही होता है। अब रूट के कई पार्ट होते हैं, जैसे सबसे अग्रभाग होता है वो इसका मेरिस्टेमेटिक जोन कहलाता है। मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर बड़ी कैप लगी होती है जिसको रूट कैप कहते हैं। इसके बाद वाला जो पोर्शन होता है जो लगभग 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर होता है उसको हम इलोंगेशन जोन के नाम से जानते हैं या दीर्घीकरण के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र की कोशिकाएं लगातार विवर्तन क्रिया के द्वारा विभाजित होकर के अपने आकार में वृद्धि करती है, फलस्वरूप कोशिकाएं पादप भाग की लंबाई में वृद्धि होती है। जबकि मेरिस्टेमेटिक जोन होती है वो माइटोसिस द्वारा डिवाइड होकर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाती है। इसके पीछे की ओर क्षेत्र पाया जाता है जहाँ पे रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। इन संरचनाओं को नाम देते हैं रूट हेयर। रूट हेयर क्षेत्र में बहुत सारे रूट हेयर पाए जाते हैं और इन्हीं रूट हेयर या मूल रूम के द्वारा जल का अवशोषण होता है। इसके बाद वाला जितना भी क्षेत्र होता है वो परमानेंट क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं में विभाजन नहीं पाए जाने के कारण ये विभाजनशील नहीं होती और कोशिका वृद्धि धीरे धीरे मोटी होना प्रारंभ हो जाती है। तो कुल मेरिस्टेमेटिक जोन, दूसरा इलोंगेशन क्षेत्र, तीसरा रूट हेयर जोन और चौथा परमानेंट जोन, कुल 4 प्रकार के क्षेत्रों के अंदर रूट को विभाजित किया जाता है। प्रयोग के द्वारा ये सत्यापित हो चुका है कि रूट हेड जोन के द्वारा, इस क्षेत्र के द्वारा जहाँ पर मूल रोम सबसे अधिक पाए जाते हैं, मूल रोमों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है, उस क्षेत्र के द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण नहीं होता। उस क्षेत्र के द्वारा केवल और केवल किसका अवशोषण होगा? जल का अवशोषण होगा। तो खनिज लवणों का अवशोषण इसका मतलब रूट के किसी दूसरे भाग से होता है, अर्थात जल के साथ में नहीं होता। इसके लिए सिद्धांत आए हुए हैं। क्या सिद्धांत है? यूसुफ और उसके साथी यूसुफ एट ऑल 1972 में यह सिद्ध किया था कि रूट का शीर्ष भाग, रूट टिप वो क्षेत्र है जहाँ से खनिज लवणों का सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है। और दूसरा सिद्धांत ये आता है नाई और टिंकर के द्वारा दिया गया 1977 में एक हाइपोथेसिस, जिसमें ये सिद्ध किया गया था कि रूट की संपूर्ण क्षेत्र जिसमें रूट हेयर जोन को छोड़ दिया जाए तो शेष सभी सतह से सभी प्रकार के लवणों का अवशोषण होता है या आयनों का अवशोषण होता है। कौन सा आयन किस क्षेत्र से अवशोषित होता है, इसके बारे में भी कुछ प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किए गए सिद्धांत हमारे सामने हैं। जैसे पोटेशियम आयन, नाइट्रेट, अमोनियम और फॉस्फेट, इनका रूट की संपूर्ण सतह से अवशोषण होता है। मूल रूप से अवशोषण करने वाली ये सेल्स होगी वो अधिचर्म होगी, एपिडर्मिस की कोशिका होगी जो कि आयंस को अवशोषित करता है। कैसे करता है वो इसकी मैकेनिज्म के अंदर देखेंगे। तो ये पोटेशियम, नाइट्रेट, अमोनियम और फॉस्फेट रूट की संपूर्ण अधिचर्म या एपिडर्मिस कोशिकाओं के द्वारा इसका अवशोषण होता है। लेकिन इलोंगेशन क्षेत्र या दीर्घीकरण क्षेत्र के अंतर्गत पोटेशियम और नाइट्रेट का अवशोषण सबसे अधिक होता है संपूर्ण सतह से, लेकिन इस क्षेत्र में इसका सबसे अधिक अवशोषण होता है। जबकि अमोनियम मूल के अग्रभाग द्वारा या रूट टिप के द्वारा सबसे ज़्यादा अवशोषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के आयंस और अधिकांश धन आयनों का अवशोषण भी किस क्षेत्र से ज़्यादा होता है? इलोंगेशन क्षेत्र से। ये अलग बात है कि अधिक
रूट की संपूर्ण सतह से लवणों का या आयनों का अवशोषण होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है वो कौन से क्षेत्र से होती है? इलोंगेशन अथवा दीर्घीकरण क्षेत्र से। एक दो अपवाद को छोड़ दिया जाए तो ये क्षेत्र ही लवणों और आयंस का अवशोषण करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार से मिनरल अपटेक के अंतर्गत हमने ये जानकारी पाई है कि रूट पादपों में पोषक तत्वों के अवशोषक अंग के रूप में होता है और उसका इलोंगेशन जोन होता है वो सबसे ज़्यादा खनिज पोषकों का अवशोषण करता है। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे कि इन मिनरल का अवशोषण पादपों के द्वारा किस प्रकार से होता है, अर्थात मिनरल अपटेक के विभिन्न हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।